हे साइंस एक्सप्लोरर, वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आज हम लोग टोटली कार्बन मतलब केमिकल ड्रामास ऑफ कार्बन पढ़ने वाले हैं। मतलब फायर, फ्यूल, फ्रेगनेंस एंड फॉर्म्स। मतलब क्या होता है जब एक कार्बन कंपाउंड इन सब से रिएक्ट करता है, इन सब से मीट करता है। मतलब आग से मीट करता है, एयर से मीट करता है। आप बिल्कुल रेडी हो जाओ क्योंकि आज आप कार्बन को बिल्कुल एक्शन में देखने वाले हो। क्या आप कभी सोचे हो कि आपके गैस स्टोव में जो फ्लेम होता है वो ब्लू क्यों होता है, या फिर आपका जो कैंडल होता है, कैंडल को जब आप जलाते हो तो उसकी जो फ्लेम होती है वो येलो क्यों होती है, या फिर आप जब आपके हैंड डर्टी हो जाते हैं, मतलब ऑयली हो जाते हैं, तो आप सिंपल सा एक सोप लेते हो और उससे हैंड वॉश करते हो, तो ऐसा क्या होता है कि आपकी ग्रीसी हैंड क्लीन हो जाती है। तो इन सब के पीछे, इन सब साइंस के पीछे ये कार्बन कंपाउंड है। ये अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज, अलग अलग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है और अपने एक्शंस को शो करता है। तो आप आज इसके मतलब इसको एक्शन में देखने वाले हो। आज का मतलब जो क्लास होने वाला है, आप इसको एज ए क्लास मत लो, एज ए आप समझो कि कार्बन का ब्लॉकबस्टर एपिसोड चलने वाला है, जिसमें एपिसोड 1 में आप पढ़ोगे कंबस्टन, जो कि आपका बाइक जो होता है ना, उसमें फ्यूल जाता है। तो सोचो कि फ्यूल जो कैसे आपके बाइक को रन करता है, या फिर आप जो कैंडल जलाते हो उससे आपका वॉल जो होता है वो कैसे ब्लैक हो जाता है, मतलब ब्लैक सूट कैसे उसमें क्रिएट होता है। एपिसोड 2 में पढ़ोगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ोगे, कैसे इथेनॉल, इथेनॉल जो सिंपल एक अल्कोहल होता है वो वेनिगर में चेंज हो जाता है। मतलब जो आपके चाउमीन को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है। अगर आप वेनिगर नहीं डालोगे तो चाउमीन उतनी टेस्टी नहीं बनेगी। फिर एपिसोड 3 में पढ़ेंगे हम लोग एडिशन और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मतलब उसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे एक सिंपल सा ऑयल जो हम लोग अपने फूड को बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो कैसे सॉलिड फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वनस्पति घी में हो जाता है चेंज, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में। उसके आइटम जो होते हैं कैसे एक्सचेंज हो जाते हैं और अपने अपने रोल्स को प्ले करते हैं, बिल्कुल हीरोज की तरह जो अपने रोल्स को एक्सचेंज करके अपने लाइफ में रोल्स प्ले कर रहे होते हैं। और 4 एपिसोड में पढ़ोगे आप सोप और डिटर्जेंट के बारे में, यानी कि क्लीनिंग केमिस्ट्री, क्लीन केमिस्ट्री के बारे में। कैसे डिटर्जेंट एक हार्ड वाटर को हराता है और आपके जिद्दी दाग को आपके कपड़े में जो लगे होते हैं या हैंड में लगे होते हैं उसको क्लीन करता है। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, आप बिल्कुल उसको ना एज ए लेक्चर की मत पढ़ो, लेक्चर की तरह मत पढ़ो, बल्कि एक डिटेक्टिव की तरह पढ़ो, जो आपके डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हो आप कार्बन कंपाउंड्स को, आप अपने डेली रोज़मर्रे के लाइफ में उसको धड़ल्ले से यूज़ कर रहे हो। तो उसके पीछे आप सोचो कि वो यूज़ कर रहे हो तो वो कुछ भी एक्शन हो रहा है तो एक्चुअली वो क्यों हो रहा है। तो आप आज अपने माइंड को थोड़ा क्यूरियस बनाओ और डिटेक्टिव बनाओ और उसकी तरह आज कार्बन के बारे में डिटेल से पढ़ो। ओके, तो चलिए हम लोग साथ में मिल के कार्बन के बारे में जानते हैं और अपने डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ हो रहा है उसके अंदर की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। आज का लेक्चर यानी कि कार्बन कंपाउंड्स के डिटेल्स के बारे में जानने से पहले हम लोग लाइफ का एक छोटा सा लेसन सीखेंगे। मतलब कि अपना सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपना सेल्फ ग्रोथ हमेशा करना चाहिए। सेल्फ ग्रोथ एक ऐसा चीज़ है जिसकी जो मतलब कभी एक्सपायर नहीं होती। मतलब आपको आपका जो भी ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए एक एज जो होता है वो कभी बाउंडेशन नहीं होता, या फिर एक टाइम जो होता है वो कभी रास्ता ब्लॉक करने का काम नहीं करता है, बल्कि टाइम तो रास्ता खोलने का काम करता है। आपको बस आपके अंदर वो आग होनी चाहिए, जो भी आप ड्रीम अपना परस्यू करना चाहते हो वो आग होनी चाहिए। तब तक वो आग जलनी चाहिए जब तक कि आप अपने ड्रीम तक पहुंच ना जाओ। जैसे कि आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। KFC का मालिक बहुत कम लोग जानता, KFC तो सब जानते होंगे लेकिन उसके ऑनर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। वो कौन थे? कोलन सेंडर थे। ठीक है, वो अपने ड्रीम्स को, वो अपने गोल्स को, वो अपने ड्रीम्स और गोल्स को कब अचीव किए? 60 के बाद, जब एक्चुअली में गवर्नमेंट स्टाफ रिटायर हो जाते हैं और बैठ करके अपनी ज़िंदगी ऐसे ही काट देते हैं। वो तब उस एज में अपने ड्रीम्स को अचीव किए। ऐसे वो ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि उसके अंदर वो आग थी, वो ड्रीम्स को पाने की, अचीव करने की। इसीलिए आप जब भी एक सुबह होती है ना, जब सुबह आप उठते हो तो सुबह एक नई सुबह की तरह होती है। उसमें आपको डिसाइड करना है कि आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ने वाले हो या फिर वहीं रुकने वाले हो। हमेशा अपने अंदर आग को जलाए रखो, ताकि वो आप अपने जो भी गोल सेट किए हो उसको जब तक अचीव ना करो तब तक आप रुको मत, क्योंकि सपनों की ना कभी एक्सपायरी डेट नहीं होती। आप अपने अंदर जितना सपना, जितना ड्रीम अचीव करना चाहते हो वो कर सकते हो। बस आप जहाँ हो वहाँ से शुरू करो और उस मंजिल तक तब तक मत रुको जब तक आप उस मंजिल तक पहुँच नहीं जाते हो।
क्लास 2 करने से पहले प्रीवियस क्लास का एक रिकैप। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे आयुपैक नेम नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें हम पढ़े थे कि आयुपैक रूल की वजह से कैसे हम एक कार्बन कंपाउंड को सिस्टमेटिकली नेम दे पाए। ईच एंड एवरी कंपाउंड का एक पर्टिकुलर नेम होता है जिसको वर्ल्ड बेसिस पे हम लोग उसी नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। फिर पढ़े थे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन, मतलब सैचुरेटेड वो कार्बन कंपाउंड है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है। फिर अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन करता है। फिर पढ़े थे कि उसके नेमिंग्स रूल्स के बारे में, जैसे कि ब्रांचिंग हुआ या लॉन्ग चेन हुआ। सबसे पहले उसमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके नंबर को कैसे हम स्मार्टली उसको नंबर देते हैं, फिर उसके ब्रांचिंग को कैसे हम नेम करते हैं। ये सारे डिटेल्स हम लोग आयुपैक में पढ़े थे। फिर फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे। इतना डिटेल्स हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। अगर आप वो वीडियो देखे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज जाओ और उस वीडियो को डिटेल से देखो। ऑन दिस नोट, आई एम कृष्णा, यू आर वाचिंग मी ऑन कॉन्सेप्ट विज। लेट्स बिगिन। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि उसमें पढ़ेंगे कंबस्शन, ऑक्सीडेशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज और वो कैसे रिएक्ट करता है किसी भी सब्सटेंस के साथ, उसका डिटेल्स पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टीज और रिएक्शन, वो कैसे रिएक्ट करता है और उसका क्या प्रॉपर्टीज है। फिर लास्ट में पढ़ेंगे सोप और डिटर्जेंट के बारे में। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, कंबस्शन। कंबस्शन एक्चुअली क्या होता है? क्या आप कभी सोचे हो कि आपका जो गैस का स्टोव है वो ब्लू होता है या फिर आपके कैंडल का जो लाइट होता है वो येलो होता है? क्यों होता है? कंबस्शन एक्चुअली क्या है? बर्निंग है। बर्निंग का फैंसी वर्ड है, जैसे होता है ना एक सोफिस्टिकेटेड नेम दिया जाता है, कंबस्शन बिल्कुल वही है। एक बर्निंग का एक सोफिस्टिकेटेड नेम दे दिया गया साइंस टर्म में, कंबस्शन। तो इसमें क्या होता है? एक्चुअली एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और वो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। तो ये तीन रिएक्शन है जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको ध्यान दो, ये पूछा जाता है, ठीक है। जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तब वो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। सेम थिंग जब मीथेन CH4 रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, वो भी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। फिर इथेनॉल जब रिएक्ट करेगा C2H5OH, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये भी बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। तीनों में सेम चीज बन रहा है। आप इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हो कि ये एक्चुअली सब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट एंड लाइट सब में प्रोड्यूस हो रहा है। ये किसका एग्जांपल है? ये कंबस्शन का, कंप्लीट कंबस्शन का एग्जांपल है। कंप्लीट कंबस्शन इन द सेंस कि जो पूरी तरह से बर्न होता है, तो उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होगा, इसको हम कंप्लीट कंबस्शन बोलते हैं। अब आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन का। देखो, फ्लेम की बेसिस पे हम कंबस्शन को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक कंप्लीट एक इनकम्प्लीट। जब आपके फ्लेम ब्लू कलर में होगा, जब आपका किसी भी चीज का फ्लेम, चाहे वो गैस स्टोव का हो या फिर कोई भी चीज आप जला रहे हो, उसका प्योर ब्लू कलर फ्लेम हो, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? वो क्लीन होगा, बिल्कुल वो ज्यादा हॉट होगा और वो स्मोक फ्री होगा, मतलब उसमें धुआं नहीं होगा। तो आप समझिए कि वो कंप्लीट कंबस्शन है। वो इसलिए कंप्लीट कंबस्शन है क्योंकि उसको इनफ ऑक्सीजन मिल रहा है जलने के लिए, बर्न करने के लिए, ठीक है। अगर आपका जो भी चीज आप जला रहे हो उसका फ्लेम येलो होगा, सूटी फ्लेम होगा, मतलब धुएंदार वाला फ्लेम होगा, तो आप समझो कि वो इनकम्प्लीट कंबस्शन है, क्योंकि वो सूट प्रोड्यूस करेगा। सूट मतलब धुआं, जो कालिक टाइप का होता है ना, वो प्रोड्यूस करेगा। तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट कंबस्शन। क्यों? क्योंकि उसमें लिमिटेड ऑक्सीजन मिला उसको, वो पूरी तरह से जल नहीं पाया और उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिली, लिमिटेड मिली, ठीक है। अब देखो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है? कंबस्शन के बेसिस पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो हमेशा क्लीन होते हैं। क्लीन मतलब ब्लू फ्लेम उसमें होता है, वो उसमें कोई स्मोक नहीं होता, मतलब वो आराम से जलता है, वो लिमिटेड या नो स्मोक फॉर्म करते हैं। और अनसैचुरेटेड वाले जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो येलो कलर होते हैं, सूटी फ्लेम उसमें देते हैं, उसका सूटी फ्लेम होता है, यानी कि वो ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करते हैं। ये बिग डिफरेंस है आपका एक सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। आप देखे होंगे आपका गैस या केरोसिन वाला जो बर्नर होता है ना, उसको डिजाइन किया जाता है वैसा, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, वो इनलेट होल्स बोलते हैं। वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि उसमें सफिशिएंट ऑक्सीजन पास हो पाए, वो अच्छे से जल पाए, मतलब क्लीन जल पाए, मतलब उसका फ्लेम ब्लू हो। तो आप समझे कि कैसे अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में एक बिग डिफरेंस है कि वो सैचुरेटेड वाला क्लीन जलता है और अनसैचुरेटेड वाला सूटी फ्लेम के साथ जलता है। अब क्वेश्चन है कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं बर्न होते हैं
क्यों कुछ सब्सटेंस बर्न होते हैं विद और विदाउट फ्लेम, मतलब कुछ सब्सटेंस जब हम जलाते हैं तो वो फ्लेम के साथ जलते हैं, लेकिन कुछ सब्सटेंस होते हैं जो उसमें फ्लेम बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, फ्लेम कब प्रोड्यूस होता है? जब सब्सटेंस बर्न होता है गैसियस फॉर्म में, मतलब जब वो बर्न हुआ उसमें कुछ गैसियस फॉर्म हुआ तभी वो फ्लेम जनरेट करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, जब आप लकड़ी जलाते हो, ऊड जलाते हो या फिर चारकोल जलाते हो, ऐसे नॉर्मल जब जलाते हो तो उसमें एक वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है। जब वॉलेटाइल सब्सटेंस जैसे आप उसको जलाए तो वो वॉलेटाइल सब्सटेंस जो होता है वेपोराइज होना शुरू होता है। जब जैसे वो वेपोराइज होगा तो फ्लेम उसमें पकड़ लेता है और फ्लेम जलने लगता है, यानी कि फ्लेम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन आप देखे होंगे अंगीठी मतलब मूवीज सब में देखे हो ना, जो बहुत रिच लोग होते हैं उसके घर में अंगीठी होती है। ठंडे के सीजन में वो उसको सेकने का काम करते हैं, गर्म रखने का काम करते हैं। तो उसमें जो कोल्स होता है ना, वो रेड कलर का ग्लो होता है, उसमें कोई फ्लेम नहीं होता। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें वेपराइज वो गैसियस फॉर्म होता ही नहीं, वो जल के पूरी तरह से खत्म हो गया होता है, इसीलिए इसमें ग्लो करता रहता है, बस ग्लोइंग होता है। उसी तरह से येलो फ्लेम जो होता है वो इनकम्प्लीट कंबस्शन जो होता है, जिसका ल्यूमिनस बोलते हो आप, या येलो फ्लेम जो कैंडल जलाते हैं येलो फ्लेम होता है, वो एक्चुअली क्यों जलता है? वो एक्चुअली कार्बन पार्टिकल्स का ग्लोइंग होता है। कार्बन पार्टिकल जलता है तो वही वो ग्लो करता है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि जब हम सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं या फिर येलो वाला फ्लेम्स प्रोड्यूस करते हैं कार्बन पार्टिकल वाला, वो सूट या स्मोक प्रोड्यूस होता है, वो एक्चुअली एक ऑक्साइड का फॉर्म लेता है, जो एक कौन सा ऑक्साइड जनरेट करता है? नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड जनरेट करता है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट होता है और एसिड रेन और स्मोक जैसा प्रॉब्लम जो होता है हमारे इन्वायरमेंट को फेस करना पड़ता है, सिर्फ ये इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोल। ये सारा चीज आपके बुक में है, वो सेक्शन एक छोटा सा सेक्शन करके है, उसमें है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन करके होता है ना, उसमें है। तो आप फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है? कोल्स कैसे बनता है? ट्रीज, फर्न्स और अदर प्लांट से। मतलब फर्न्स किसको बोलते हैं? ये छोटे छोटे पत्ते वाले होते हैं ना, ऐसा एकदम छोटे छोटे पत्ते वाला होता है, उसको हम बोलते हैं फर्न। और ट्री तो आप जानते ही हो, ये सब जब कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, जैसे अर्थक्वेक हुआ या फिर मतलब वॉल्केनिक इरेप्शन हुआ, इस सब की वजह से जो हमारा पौधा, पेड़ पौधा जो डिस्ट्रॉय होता है, वो जब दब जाता है उसके ऊपर बहुत सारे मिट्टी का लेयर जमा होता है। ये मिलियंस ऑफ ईयर जब वैसे ही और जमा होते होते एक लेयर बन जाता है अच्छा सा, फिर वो मिलियंस ऑफ ईयर वैसे ही पड़ा रहता है, उसमें फिर वो अंदर ही जमा रहता है और वैसे ही पड़ा रहता है। हम लोग उसके ऊपर सर्वाइव करना शुरू करते हैं, और भी लिविंग क्रिएचर्स जो भी है उसके ऊपर सर्वाइव करना शुरू करते हैं। तो वो जो अंदर रहता है बहुत सारा, उसमें प्रेशर जो होता है, हीट और प्रेशर की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कोल में कन्वर्ट होता है। और ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है, ये मिलियंस ऑफ ईयर का प्रोसेस है। इसीलिए बोलते हैं कि कोल को सेव करके रखना चाहिए, वो इतना ईजिली हम लोग को अवेलेबल नहीं होता। वो अर्थ मतलब वो हमारे क्लाइमेट की वजह से होता है, वो अंदर में इतना सारा काम होता है, इतना प्रेशर और इतना मिलियंस ऑफ ईयर वेट करना पड़ता है, तब आपको कोल्स मिलता है। उसी तरह से पेट्रोलियम कैसे बनता है? जो ऑयल और गैस के बोलते हैं हम उसको, वो कैसे बनता है? वो हमारा जो सी होता है, सी में जो भी क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधा, सी प्लांट भी होता है ना, और उसमें क्रिएचर्स होते हैं, वो लोग जब मरते हैं तो वो क्या करते हैं? सी बेड पे चले जाते हैं। नदी का या समुद्र का वो जो सतह होता है एकदम नीचे डीप सतह, उसमें बोलते हैं ना कि जब नदी या समुद्र में आप गोते लगाओ तो आपको बहुत चीज़ मिलेगा, उसमें बहुत सारा राज छुपा होता है। तो वैसे ही जब ये सब मर जाते हैं तो उसमें वो सी बेड पे चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है? उसमें मिट्टी, बालू, ये सब का लेयर क्रिएट होता है, एक सिल्ट क्रिएट होता है, और ये सिल्ट फिर ये इसमें फिर बैक्टीरिया अपना काम करता है, उसको डिकम्पोज करता है, फिर धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता है सिल्ट में, और ये सिल्ट फिर धीरे धीरे रॉक में कन्वर्ट होता है, और ये फिर गैस, मतलब गैस और ये आपका ऑयल और नेचुरल गैस बनता है। और ये जो सिल्ट है ये रॉक में जब कन्वर्ट होता है तो ये गैस और जो नेचुरल गैस और ऑयल होता है वो उस रॉक के अंदर फंस के रह जाते हैं, ट्रैप्ड होकर के रह जाते हैं। जैसे कि आप एक स्पॉन्ज यूज करते हो ना, उसमें जब उसको पानी में डालोगे तो कैसे वो सारा पानी को सोख लेता है, यानी कि पानी उसके पोर्स में फंस के रह जाता है। उसी तरह से सिल्ट में भी ये हमारा जो रॉक में जो होता है वो हमारा नेचुरल गैस और ये ऑयल जो होता है वो फंस के रह जाता है। ठीक है, तो ऐसे ये पेट्रोलियम का फॉर्मेशन होता है, जो कि इसमें भी मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। मतलब ये सब चीज़ फॉर्म होने में इतना टाइम लगता है, इसीलिए सब चीज़ को सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्स तो है लेकिन बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर वेट करने के बाद ये बनता है। ठीक है,
अब देखो इसको फॉसिल फ्यूल क्यों बोले, मतलब ये जो पेट्रोलियम या फिर वो कोल बना, इसको फॉसिल फ्यूल क्यों बोले, क्योंकि ये फॉसिलाइज्ड रिमेन से बनता है। फॉसिलाइज्ड मतलब जो कि रिमेन्स, कोई चीज़ का रिमेनिंग है, मतलब जो भी चीज़ मरे हुए चीज़ है वो मिलियंस ऑफ ईयर वो बचे हुए रहते हैं, तब जा करके वो धीरे धीरे डिकम्पोज होकर के प्रेशर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो बनता है, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, फ्यूल मतलब जो जलाने का काम करता है, और फॉसिल मतलब वही जो रिमेनिंग चीज से बनता है, इसीलिए इसको फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके बुक में एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.2। इसमें आपको 3 कार्बन कंपाउंड दिया है। क्या क्या दिया है? एक नेफ्थलीन, एक कपूर और एक अल्कोहल। ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड आपको दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि आप बताओ, इसको जलाओ, जलाने के बाद चेक करो कि किसमें फ्लेम आ रहा है और किसमें फ्लेम बिल्कुल नहीं आ रहा है, किसमें लाइट फ्लेम आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए बोला गया है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट जब भी करो किसी भी टीचर्स के प्रेजेंस में करो, अकेले मत करना, क्योंकि आप कहीं हाथ जला लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बस हम इसका रिजल्ट आपको बता देते हैं। ठीक है, जब हम कपूर को जलाएंगे तो उसमें मिनिमम सूट प्रोड्यूस होगा, मतलब बहुत ही लो फ्लेम, मतलब बहुत ही लो स्मोक प्रोड्यूस होगा, धुआं बहुत कम होगा। ठीक है, जब हम अल्कोहल को जलाएंगे तो वो बिल्कुल कंप्लीट कंबसन होगा, उसमें कोई स्मोक नहीं होगा, मतलब वो क्लीन होगा, एकदम ज़्यादा हॉट होगा। और जब हम नेफ्थलीन जलाएंगे, नेफ्थलीन मतलब वो जो गोल जैसा रहता है ना, गोल गोल जैसा वाइट कलर का, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नेफ्थलीन मतलब समझो कि उसको बाथरूम में यूज़ करते हैं लोग जनरली। उसको जब जलाएंगे तो उसमें मतलब वो इनकम्प्लीट कंबसन होगा, उसमें हाई फ्लेम होगा। ठीक है, तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करके ये बताना कि किसमें क्लीन फ्लेम होगा, किसमें। तो कपूर में लो फ्लेम होगा, मतलब लो स्मोक होगा, अल्कोहल बिल्कुल क्लीन जैसा जलेगा, और नेफ्थलीन में बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा, मतलब ये इनकम्प्लीट कंबसन का एग्जाम्पल है, इसमें बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, ये जो स्मोक प्रोड्यूस होने का सिस्टम है ना, वो डिपेंड करता है कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो पे। अगर आपका हाइड्रोजन ज़्यादा है, कार्बन कम है, तो वो क्लीन कंबसन होगा, मतलब कंप्लीट कंबसन होगा। और अगर हाइड्रोजन का रेशियो कम है, कार्बन का ज़्यादा है, तो वो उसमें स्मोक मतलब सूट प्रोड्यूस होगा, मतलब ब्लैक कलर का सूट जो होता है ना, जो कार्बन पार्टिकल्स ही होते हैं, वो जनरेट होगा। तो आप समझ गए कि कपूर जो है उसमें कार्बन हाइड्रोजन का रेशियो मतलब कम है, मतलब हाइड्रोजन ज़्यादा रेशियो में है, कार्बन थोड़ा कम रेशियो में है। अल्कोहल में तो बिल्कुल हाइड्रोजन ज़्यादा रेशियो में है, कार्बन कम रेशियो में है। लेकिन नेफ्थलीन में कार्बन ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 2 बेंजीन रिंग्स होता है, इसीलिए इसमें मतलब कार्बन का क्वांटिटी ज़्यादा और हाइड्रोजन का क्वांटिटी कम है, इसीलिए स्मोक के साथ प्रोड्यूस होता है और ये ब्लैक सूट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये तीनों का आपका समझ में आ गया कि कौन क्या प्रोड्यूस करता है। कौन क्लीन फ्लेम, ये क्लीन फ्लेम होता है, मतलब ब्लू, ये थोड़ा सा स्मोक प्रोड्यूस करेगा, ये फुल स्मोक प्रोड्यूस करेगा, मतलब ये इनकम्प्लीट कंबसन का एग्जांपल हुआ। ठीक है, चलिए अब आपका दूसरा एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी 4.4 में है। इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि कैसे ब्लू फ्लेम और येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। येलो फ्लेम जिसकी वजह से सूट क्रिएट होता है, ब्लू फ्लेम जो क्लीन होता है, तो वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपको 2 बंसन बर्नर लेना है और इसमें इसको जलाना है। ठीक है, लेकिन जलाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, उसका जो नोब होता है ना, उसको आपको एडजस्ट करना है। एक में नोब थोड़ा बंद रखना है, मतलब पूरी तरह से ओपन नहीं करना, और दूसरे में नोब पूरी तरह से ओपन करना है। जिसका नोब थोड़ा सा बंद होगा उसमें येलो फ्लेम आएगा, और जिसका नोब पूरी तरह से खुला होगा उसमें ब्लू फ्लेम आएगा। तो ऐसा क्यों? देखो, जब नोब थोड़ा सा बंद होगा ना, तब येलो फ्लेम इसलिए आएगा क्योंकि वो इनकम्प्लीट कंबसन होगा। क्यों? क्योंकि वो जो ऑक्सीजन का जो पास होता है, मिक्सिंग गैस के साथ जो ऑक्सीजन का जो मिक्सिंग होता है, आपके फ्यूल के साथ जो एयर का मिक्सिंग होता है, वो ठीक से नहीं हो पाता और वो ऑक्सीजन प्रॉपर तरह से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से येलो फ्लेम होता है। ठीक है, तो ये एक इनकम्प्लीट कंबसन का एक उदाहरण हुआ, क्योंकि इसमें लेस ऑक्सीजन मिल रहा है, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से कार्बन पार्टिकल्स जल नहीं रहा। ठीक, तो इसमें क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा गैस प्रोड्यूस होगा। और जो ब्लू फ्लेम दे रहा है, इसका नोब देखो, ये पूरी तरह से ओपन है, मतलब जो ऑक्सीजन का पास हो रहा है वो पूरी तरह से कंप्लीट पास हो रहा है, जिसमें ये कंप्लीट कंबसन हो रहा है। ये ब्लू फ्लेम होता है, ये हॉटर होता है येलो फ्लेम के कंपेयर में, और ये बहुत ही यूजफुल होता है। अब आप देखो, एक डे टू डे लाइफ में देखो, आप अपने गैस के फ्लेम को देखना, जब उसका येलो फ्लेम आए तो आप समझ जाना कि वो जो उसका जो इनलेट है वो कहीं ना कहीं से ब्लॉक है। वैसे भी आप इसमें एक अच्छा सा क्वेश्चन सोच सकते हो कि गैस में जो होता है ना, आपका जो गैस होता है सीएनजी गैस,
सीएनजी गैस हम लोग यूज करते हैं, जो गैस का बर्नर होता है उसमें एडजस्टेबल नोब क्यों होता है, मतलब उसमें जो एक रेगुलेटर टाइप का होता है उससे हम हीट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि जब आप खाना बनाते हो ना तो उसमें इरेगुलर हीट चाहिए, हमेशा एक जैसा नहीं चाहिए ना, कभी आपको कम चाहिए होता है, कभी आपको ज़्यादा चाहिए होता है, तो उससे आप एडजस्ट कर लेते हो। तो जैसे अगर ज़्यादा चाहिए होता तो आप उसको पूरी तरह से खोलोगे तो एयर का मिक्सिंग गैस में मतलब फ्यूल में अच्छे से होगा और आपका ब्लू फ्लेम आएगा, ठीक है। और कम चाहिए होता है तो कम में खोलोगे, लेकिन अगर ये येलो फ्लेम आ रहा है तो वो डेंजरस है। वैसे भी बोलता है कि येलो फ्लेम वाला जो होता है कुकिंग, वो आइडियल नहीं होता है कुकिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें तो वेस्ट ऑफ फ्यूल होता है, क्योंकि वो प्रॉपरली जल नहीं पाया, कार्बन पार्टिकल्स बचा रह गया और वो फ्यूल का वेस्ट होता है, प्लस ये एयर को पोल्यूट करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा गैस प्रोड्यूस करता है, जो आप किचन में रह करके उसको इनहेल करते हो, जो आपके किचन के लिए भी हार्मफुल होता है। प्लस आप जब चपाती बनाते हो ना, चपाती उसमें तो हाई फ्लेम, मिडिल फ्लेम आप रेगुलेटर से कंट्रोल करते हो, लेकिन अगर येलो फ्लेम होगा तो सोचिए उसका पार्टिकल्स भी उसमें मिलेगा, ठीक है, आप उसको इनहेल करोगे। और अब ये येलो फ्लेम की वजह से कभी कभी आपका अनबर्न पार्टिकल, मतलब जो आप खाना बनाते हो ना, इरेगुलर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, इरेगुलर हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कभी कभी आपका खाना पूरी तरह से प्रॉपर पकता नहीं है, वो जल जाता है। तो ये सब डिसएडवांटेज है कि येलो फ्लेम जो होता है ना कुकिंग के लिए आइडियल नहीं होता। ब्लू फ्लेम होना चाहिए जो आप अपने किचन में देखते हो गैस में, और अगर ब्लू फ्लेम नहीं आ रहा तो आपका इनलेट जो है, गैस का इनलेट, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको क्लीन करके ताकि वो एयर अच्छे से दे सके उसको कर सकते हो। तो ब्लू फ्लेम के ये फायदे हैं, और इसमें वेस्टेज ऑफ गैस भी होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं। तो ये सारे फेयर्स के बारे में थे जो आपका एक्टिविटी जो बताए, इसका ये आंसर है कि क्यों येलो फ्लेम आता है, क्यों उसमें सूट प्रोड्यूस करता है। अगर, और हाँ, एक ये डिसएडवांटेज भी होगा कि अगर आपका गैस में येलो फ्लेम आ रहा है तो आप जब बर्तन रखोगे ना, अपने कोई भी यूटेंसिल्स को रखोगे, तो वो नीचे उसका जो लेयर होता है वो काला हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल होता है एक्चुअली में, जो सूट क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं येलो फ्लेम्स के, और ये एडवांटेज में ब्लू फ्लेम्स के। तो हमेशा आप अपने गैस में नोटिस करना कि वो ब्लू फ्लेम दे रहा है तो ठीक है, और अगर येलो फ्लेम दे रहा है तो आप सतर्क हो जाना और उससे क्लीन करवा लेना। ओके, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को आप ऐसे समझो कि एक तरह से आप केमिकल कंपाउंड का मेक ओवर समझो, केमिकल कंपाउंड का मेक ओवर समझो। मतलब मेक ओवर मतलब जैसे आप किसी भी चीज को, किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी पर्सन को थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए क्या करते हो? उसका मेकअप करते हो। उसी तरह से केमिकल्स के फील्ड में जब हम लोग केमिकल कंपाउंड का थोड़ा सा मेकओवर करते हैं ताकि वो उसको और अट्रैक्टिव बनाए, तो इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ये इसमें क्या होता है कि जब ये होता है तो इसमें एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब ऑक्सीजन का गेन करता है और हाइड्रोजन को निकालता है। इसको आप सिंपल वर्ड में ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं मतलब क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और क्या करते हैं? अपनी फैट को बर्न करते हैं। तो केमिकल कंपाउंड में आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि कंपाउंड जो है वो एक्चुअली ऑक्सीजन को अपने इनहेल कर रहा है और एक्स्ट्रा हाइड्रोजन को वेट की तरह लूज कर रहा है। तो अब समझ में आया कि ऑक्सीडेशन क्या है, कि ऑक्सीजन का गेन करना और रिमूव ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, आप कंबस्टन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो एक एक्चुअली बर्निंग का फैंसी टर्म है कंबस्टन। उसमें क्या होता था कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता था, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन होकर के कंबस्टन होता था, ठीक है, जिसमें हमको क्या मिलता था? हीट एंड लाइट, मतलब एनर्जी मिलता था, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिलता था। उसी तरह से ये ऑक्सीडेशन क्या है? ये एक्चुअली कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है। कंट्रोल ऑक्सीडेशन का मतलब इंस्टेड ऑफ बर्निंग ऑल द मॉलिक्यूल्स, वो स्मार्टली क्या करता है? इथेनॉल को उसके करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप देखो इसमें क्या कर रहा है? इथेनॉल को करस्पॉन्डिंग एसिड में चेंज कर रहा है। किसके प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में। आपको ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये हम आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए दिए। ये क्वेश्चन ऐसे है, देखो, CH3 CH2OH, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है किसके प्रेजेंस में? या तो अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में, यानी कि KMNO4, या फिर एसिडिफाई
K2Cr2O7 के मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट, इस दोनों के प्रेजेंस में, किसी एक के प्रेजेंस में ये क्या कर रहा है, करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इथाइल नहीं इथेनोइक एसिड CH3COOS, इसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, सॉरी। तो देखो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसको हम ऐसे लिख देते हैं ताकि आपको पता चले। ये CH3, ये 2 हाइड्रोजन है, इसका रिमूवल हो जा रहा है, मतलब इसके प्रेजेंस में जब ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये हमें ये हट के यहाँ पे वाटर के फॉर्म में निकल जा रहा है, ठीक है, ये हट के वाटर के फॉर्म में निकल जा रहा है। मतलब ये देखो ऐसे हम लिख देते हैं CH3, ये 2 हाइड्रोजन इसका निकल जाएगा, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये यहाँ वाटर बन जाएगा और ये यहाँ पे CH3C, इसमें एक मतलब 2 हाइड्रोजन निकला तो 2 बॉन्ड का कमी हो गया, तो ऑक्सीजन उसको 2 बॉन्ड लेकर के फुलफिल कर देता है, ठीक है। ये मतलब इथेनॉल आपका इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट है। ये इथेनॉल था इसीलिए इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ, अगर प्रोपेनॉल होता प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट होता। मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी अल्कोहल उसमें यूज हो रहा है उसी के करस्पॉन्डिंग एसिड में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हुआ, इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है कि वो ऑक्सीजन गिवर है और हाइड्रोजन को खींच लेता है, ऑक्सीजन देता है और हाइड्रोजन को खींच लेता है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको केयरफुल्ली हैंडल करना चाहिए लैब में, ठीक है। तो ये या तो KMnO4 को यूज करके बनेगा या तो K2Cr2O7 को लेकर के ऑक्सीडाइज होगा, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। इथेनॉल करस्पॉन्डिंग इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस वाटर का रिमूवल हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन था। और आपका एक एक्टिविटी है ऑक्सीडेशन को लेकर के, ठीक है, एक्टिविटी 4.5, इसमें आपको टेस्ट करना है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। जैसे इसमें क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 3 ml इथेनॉल डालना है, 3 ml आप इथेनॉल डाल दो, उसको फिर क्या करो, वार्म करो, एक वाटर बाथ लो इस तरह से, उसमें पानी डालो और उसको हीट करो, उसको बॉयल नहीं करना है, इसको बॉयल नहीं करना है, सिर्फ वार्म करना है। वार्म करने के बाद क्या करना है, 5% पोटासियम परमैंगनेट आपको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना, और देखना है कि क्या उसका कलर डिस्कलर हुआ, कलर डिस्कलर हुआ, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो आप क्या देखोगे कि इसका पर्पल कलर, पोटासियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, जब आप इसको वार्म इथेनॉल में डालोगे तो ये डिस्कलर हो जाएगा। तो ये एक्चुअली क्या हो गया, ये क्या किया, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दिया, किस फॉर्म में, इथेनोइक एसिड में। ये 5%। और एक क्वेश्चन, 5% हम इथाइल ये पोटासियम परमैंगनेट डाले ड्रॉप बाय ड्रॉप, तब उसका रिजल्ट आया कि ये पर्पल कलर डिस्कलर हो गया, ठीक है। यही अगर ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटासियम परमैंगनेट, अगर हम इसको एक्सेस डालेंगे, मतलब अभी हम बोले 5% डाले ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो आप क्या देखें इथेनॉल में कि वो कलर डिस्कलर हो गया। लेकिन इसी इथेनॉल में अगर हम 5% से ज्यादा पोटासियम परमैंगनेट डालेंगे, 5% से ज्यादा पोटासियम परमैंगनेट डालेंगे, तब क्या होगा, क्या उसका कलर डिस्कलर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सेस पोटासियम परमैंगनेट डालेंगे तो उसका कलर रिमेन उसी तरह से रह जाएगा, क्योंकि इथेनॉल कंप्लीटली यूज हो चुका होगा, वो रिएक्ट कर करके पूरी तरह से यूज हो चुका होगा, तो रेस्ट पोटासियम परमैंगनेट अपने ही फॉर्म में हो जाएगा, अपने ही फॉर्म में रह जाएगा, इसलिए उसका कलर रह जाएगा, ठीक है। ये रीजन होता है कि अगर आप एक्सेस पोटासियम परमैंगनेट इथेनॉल में डालोगे तब पोटासियम परमैंगनेट का कलर डिस्कलर नहीं होगा। 5% डालोगे तो वो रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज करके करस्पॉन्डिंग एसिड बना देगा, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी था 4.5 जो मैंने आपको बता दिया। इस एक्सपेरिमेंट को घर में बिल्कुल मत करना, क्योंकि पोटासियम परमैंगनेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको बहुत ही केयरफुल्ली हैंडल करना पड़ता है, इसीलिए आप इसको क्लास में ही करना, किसी एक्सपीरियंस टीचर के प्रेजेंस में। और एक चीज, पोटासियम परमैंगनेट किस किस चीज में यूज होता है, ये एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्ट केमिकल होता है, इसको हम लोग वोंड को साफ करने में भी यूज करते हैं, ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, प्लस क्लीनिंग के पर्पज से यूज करते हैं, वोंड क्लीनिंग के पर्पज से यूज करते हैं, ये सब चीज में पोटासियम परमैंगनेट का यूज होता है। तो आप कॉन्सेप्ट समझ लिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक्चुअली ऑक्सीडेशन क्या होता है, वो एक तरह से कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, वो एक तरह से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो आपका केमिकल को, मतलब इथेनॉल को
ऑक्सीडाइज कर देता है किसके फॉर्म में, करस्पॉन्डिंग इथेनॉइक एसिड के फॉर्म में, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। मतलब ये एक तरह से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ओके, चलो अब पढ़ेंगे हम लोग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एक्चुअली किसके लिए होता है, ये हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होता है। एडिशन रिएक्शन हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है, ठीक है। अब इसमें इमेजिन करो आप हैंडशेक का सिचुएशन, लोग हाथ मिलाते हैं ना, वो वाला सिचुएशन इमेजिन करो। तो इसमें क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हमेशा हाथ फ्री रहता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन आता है, बोलता है भैया मैं तुम्हारे साथ हैंडशेक कर लेता हूँ और तुम्हें मोर स्टेबल बना देता हूँ और सैचुरेटेड बना देता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इथीन डबल बॉन्ड रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और कन्वर्ट होता है इथेन में, ठीक है। ये होता है। इसका क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मतलब इसमें घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। तो वो एडिशन रिएक्शन है। ये मतलब कभी भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछता है बोर्ड में, हमेशा थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है, बस आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इथीन जो कि डबल बॉन्ड है, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, वो रिएक्ट करता है हाइड्रोजन से किसके प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, और वो कन्वर्ट होता है इथेन में, मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड में, मतलब अब वो मोर स्टेबल बना, ठीक है। इसमें क्या है, ये अनसैचुरेटेड ये हमेशा एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में होता है और ये कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है। और ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। उप्स, एक सेकेंड, एक टर्म है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि एक ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स, एक्चुअली वेजिटेबल्स ऑयल्स को हम लोग सॉलिड फैट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं, वो भी निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। मतलब आपका इसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हुआ, हाइड्रोजन उसके साथ रिएक्ट किया निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट के साथ, और वो कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड कंपाउंड में। इसमें क्या होता है, दोनों हाइड्रोजन जो है आपका ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में टूट गया, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गया और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया। मतलब ये होता है, ये ऐसा क्यों होता है, ताकि ये मोर स्टेबल बने, ठीक है। अब इसमें देखो निकल कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, कैटलिस्ट का क्या काम होता है, ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन ये हमेशा इथीन के साथ डायरेक्ट मतलब रिएक्ट नहीं करता, बहुत ही निकम्मा टाइप का, ये डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करता। उसके लिए हम निकल कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट यूज करते हैं ताकि उसके रिएक्शन को स्पीड अप करे, थोड़ा सा स्पीड अप करे, ताकि वो इजीली रिएक्ट करे और मतलब और हमारा जो भी बिना मतलब निकल कैटलिस्ट बिना यूज हुए परमानेंटली यूज हुए वो बस इस मतलब रिएक्शन को स्पीड अप करता है, मतलब थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ा देता है। मतलब स्लो जो रिएक्ट करता है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोजन इथीन के साथ, तो वो बस स्पीड अप कर देता है उसको, ठीक है। रियल लाइफ में वेजिटेबल्स ऑयल क्या करता है, हाइड्रोजनेशन मतलब वेजिटेबल्स ऑयल को कन्वर्ट करता है वनस्पति घी में, जो सॉलिड फॉर्म में होता है। देखो वनस्पति घी जो होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, उसका लॉन्ग लाइफ होता है। जनरली जो भी फूड इंडस्ट्रीज हैं इसको प्रेफर करते हैं यूज करना, क्योंकि ये लंबे समय तक खराब नहीं होता और इससे बना हुआ चीज भी खराब नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वनस्पति घी जो है, वनस्पति घी मतलब जो आपका कन्वर्ट हुआ वेजिटेबल्स ऑयल हमारे हेल्थ के लिए, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स ऑयल जो अनसैचुरेटेड फैट है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत सही होता है। लेकिन वनस्पति घी जो एक्चुअली सैचुरेटेड फैट है, जो भी हम लोग मतलब उसका हाइड्रोजिनेशन किए, ऑयल को कन्वर्ट किए सॉलिड फैट में, वो हमारे हेल्थ के लिए एक्सेस यूज करने पे हार्मफुल होता है, वो सही नहीं होता। डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो हमेशा अनहेल्दी होता है, वो आपके हार्ट को प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए वेजिटेबल्स ऑयल मतलब वनस्पति घी ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। फूड इंडस्ट्रीज वैसे यही यूज करते हैं ताकि इसका लॉन्ग लाइफ होता है, स्टोर करने में ईजी होता है, जल्दी खराब नहीं होता, इसलिए, ठीक है। तो अब समझ गए एडिशन रिएक्शन किसके लिए होता है। एडिशन रिएक्शन जनरली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में होता है और इसमें क्या होता है, इथीन कन्वर्ट होता है इथेन में हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, नहीं हाइड्रोजन से रिएक्ट करके निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में विद स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, और इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल मतलब हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कन्वर्ट होता है किसमें, वेजिटेबल्स घी में या वनस्पति में जिसको बोलते हैं, जो कि डबल बॉन्ड ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड में बनता है। लेकिन वनस्पति घी हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। फूड इंडस्ट्रीज इसको धड़ल्ले से यूज करते हैं क्योंकि ये स्टोर करने में ईजी होता है और ये लंबे समय तक स्टोर रहता है, मतलब खराब नहीं होता।
लेकिन डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे लिए अच्छा होता है, मतलब ऑयल हमारे लिए अच्छा होता है, लेकिन वो जो मॉडिफाइड घी होता है वो हमारे लिए सही नहीं होता, वो हमारे हार्ट को प्रॉब्लम कर सकता है। ये एडिशन रिएक्शन के बारे में था। ओके, चलो अब हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब समझ में आ रहा है कि कोई चीज सब्स्टिट्यूट हो रहा है किसी की जगह पे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके लिए होता है? ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए होता है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में होता है, ठीक है। एडिशन हुआ था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बीच में, और सैचुरेटेड होगा मतलब सब्स्टिट्यूशन होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में। तो आप इसको इमेजिन करो ऐसे कि आप मान लो 3 फ्रेंड का सर्किल है, 3 फ्रेंड का सर्किल है पुराने स्कूल में। जब हम लोग वो पुराना स्कूल किसी वजह से छोड़ दिया, 2 फ्रेंड ने, एक उसका खाली रह गया, ठीक है। तो नए स्कूल में गए तो अब 2 ही फ्रेंड बचा, तो बोला अरे यार अब 2 ही फ्रेंड बचे, एक को मिस करा, एक को मिस करा, तो दूसरा वहां पे नए स्कूल में आपका और एक फ्रेंड आपके साथ ज्वाइन कर लिया, मतलब रिप्लेस हो गया पुराना फ्रेंड से नया फ्रेंड। वही वाला सिस्टम यहाँ पे है। इसमें क्या होता है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होता है, जैसे कि मीथेन हुआ, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जिसको हम क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो देखो ये रिएक्शन है आपका, ठीक है। इसमें क्या होता है, मीथेन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, वो बहुत ही स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, वो जल्दी नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते किसी के साथ। लेकिन जैसे ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में आए, सनलाइट के प्रेजेंस में आया, तो इनमें कुछ ज्यादा ही एनर्जी आ जाती है। जैसे हम लोग की ठंडे के सीजन में क्या हालत होती है, जब सूरज नहीं निकलता, तो जैसे सन निकलता है तो हम लोग कितने एक्टिव हो जाते हैं, अरे यार आज तो सन निकला, आज तो हम लोग सारा काम ही कर डालेंगे, यहाँ घूमेंगे वहां घूमेंगे। वही वाला सिचुएशन है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, वो जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं, तो वो पूरा एक्साइटेड हो जाता है और वो पूरा रिएक्टिव मोड में हो जाते हैं। तो वही मीथेन इसमें क्या है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और जस्ट मॉलिक्यूल का स्वैप होगा, मतलब एक्सचेंज होगा। तो इसको ऐसे देखो CH4, हम आपको इसको इस तरह से बता देते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो इसका क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा क्लोरीन से, मतलब एक हाइड्रोजन आपका रिप्लेस हो गया क्लोरीन से, और जो बचा एक क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये इधर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फॉर्म में निकल गया। तो ये होता है, ये किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। बिना सनलाइट के इसमें कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए इसको फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, इसीलिए इसको फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग, ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसको किस में यूज करते हैं, PVC बनाने में, जो पाइप बनता है ना PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें यूज करते हैं, क्लोरोफॉर्म में यूज करते हैं। तो ये काफी काम का रिएक्शन है, आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो अनरिएक्टिव होता है नॉर्मल कंडीशन में। जैसे ही वो सनलाइट के प्रेजेंस में आया तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और मॉलिक्यूल का स्वैप हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और ये बनाया क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो इसमें हम एक आपको टेस्ट बताएंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ब्रोमीन वाटर को किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड में डालोगे तो क्या होगा, उसका कलर डिस्कलर हो जाएगा, ठीक है। उसका कलर डिस्कलर हो जाएगा, मतलब उसका कलर गायब हो जाएगा। वो ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन वाटर जो होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है। वो उसका कलर इसलिए होता है वैसा क्योंकि वो ब्रोमीन के प्रेजेंस में, वो ब्रोमीन रेड कलर का होता है, इसलिए ब्रोमीन के प्रेजेंस में वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। और जब हम इसको सैचुरेटेड कंपाउंड्स में डालेंगे तो उसका कलर डिस्कलर हो जाएगा। तो आप समझ जाओ कि वो अनसैचुरेटेड, जब अनसैचुरेटेड में ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो उसका कलर डिस्कलर हो जाएगा। तो आप समझ जाना कि वो अनसैचुरेटेड है, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन जब वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा तब उसमें ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो वो डिस्कलर नहीं होगा, वो एज इट इज उसी फॉर्म में रहेगा। तो आप समझ जाना कि वो सैचुरेटेड है। आप एक इसका लाइव एग्जांपल समझ सकते हो कि कुकिंग ऑयल हो, जो आपके घर में कुकिंग ऑयल होता है, जो ऑयल फूड बनाने के लिए यूज करते हो, उसको लो और एक बटर या घी ले लो, उसको मेल्ट फॉर्म में कर दो, फिर ब्रोमीन वाटर को कुकिंग ऑयल में डालो तो उसमें ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्कलर हो जाएगा। लेकिन जब आप सैचुरेटेड मतलब बटर या घी में डालोगे तो उसका कलर डिस्कलर नहीं होगा। तो ये एक डिस्टिंग्विश करने के लिए कि कौन सा सैचुरेटेड कंपाउंड है और कौन सा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये तो आप घर में भी पता कर सकते हो। ओके, ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट था। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में। अभी तक इथेनॉल को हम लोग रिएक्ट करवा रहे थे, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉल एक्चुअली क्या होता है,
इथेनॉल इथेन हुआ, उसके साथ वो फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल जुड़ गया तो वो हो गया इथेनॉल। इसको हम नॉर्मली अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली अल्कोहल भी बोलते हैं क्योंकि मोस्टली जितने भी अल्कोहलिक कंपाउंड होते हैं वो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट का काम करता है इथेनॉल, ठीक है। अब इसके ये बनता कैसे है, ये आप क्लास 8 में पढ़े होंगे कि अल्कोहल कैसे बनता है, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन से। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन से किसी भी ग्रेन का फर्मेंटेशन करा के हम अल्कोहल बनाते हैं। ये अच्छे से आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे क्लास 8 में पढ़े होंगे डिटेल से, ठीक है। तो अभी बस समझ लो कि इथेनॉल यही हुआ, ऐसे ही बनता है, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो क्लास 8 का जा करके एक बार चेक कर लेना कि कैसे बनता है, उसको भी मैंने डिटेल्स में बताया है, ठीक है। अब इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ये कलरलेस होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, वैसे भी अल्कोहल है तो वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी वो वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में आराम से मिल जाता है, सॉरी, आप कितना भी मिलाओ अल्कोहल को, मतलब इथेनॉल को पानी के साथ वो मिलते जाएगा, ठीक है। सॉल्वेंट ये मेडिसिन में यूज होता है, किसमें, टिंट्रम आयोडीन में, कफ सिरप में, और टॉनिक्स की तरह भी इसको यूज किया जाता है इथेनॉल को। मतलब आप समझ लो कि इंडस्ट्रीज का कितना यूज होता है इथेनॉल का। तो इसका सिर्फ एक ही पर्पस नहीं होता है ड्रिंक करना, इसको बहुत चीज में यूज करते हैं हम। और इसका कंजम्पशन क्या है कि आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल लोगे तो आप पूरी तरह से टल्ली हो जाओगे, इसीलिए इसको सावधानी से लेना चाहिए। पहली बात तो लेना ही नहीं चाहिए। क्यों लेना है आपको अल्कोहलिक ड्रिंक, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं इथेनॉल का रिएक्शन, ठीक है। आपके ये एक्टिविटी है 4.6 का एक्टिविटी है। हम आपको एक्टिविटी इसलिए बताते हैं ताकि आपको रिएक्शन क्या हो रहा है वो आपको पता चले। वो आप ऑलरेडी क्लास में करते होगे, लेकिन यहाँ पे बताने पे एक होता है ना कि अगर आप क्लास में जाओगे मेरे बताने से पहले, आपके करने से पहले अगर मैंने आपको बता दिया तो इजीली आप उसको समझ पाओगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको अल्कोहल लेना है, मतलब इथेनॉल लेना है एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा, ठीक है। उसके और ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले जितनी भी सेफ्टी ग्लव्स है वो आपको ले लेना है, मतलब ग्लव्स हुआ, शील्ड हुआ, फिर गोगल्स हुआ, प्रोटेक्टिव शील्ड, ये सारे चीज आपके पास होने चाहिए क्योंकि ये खतरनाक रिएक्शन है तो आपका हाथ वाथ जलने का, आँख खराब होने का चांसेस हो सकता है, इसीलिए ये सारे चीज ले लेना। फिर क्या हुआ, इसमें स्मॉल मतलब इथेनॉल लो एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें फिर स्मॉल पीस ऑफ सोडियम डालो, बहुत ही छोटा, मतलब 2 ग्रेन के साइज का सोडियम आप केयरफुली चूटे से, मतलब टंग से उसको बोलते हैं, लो और इसमें डालो और ऑब्जर्व करो कि क्या होगा। उसमें बबल्स दिखेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको डालोगे अल्कोहल में सोडियम तो इस तरह से बबल्स दिखेंगे, ठीक है। फिर और ये मतलब और वो हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे होता है ना गरम गरम में, जैसे गरम ऑयल में कुछ डालते हो तो कुछ छन सा आवाज करता है ना, वैसे इसमें डालोगे तो वो मतलब हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इसका ये क्या है कि जब ये रिएक्शन होगा तो आप इसके बगल में कोई भी फायर लाओगे माचिस से जला के या लाइटर से तो तुरंत जल जाएगा। तो इससे क्या कंफर्म होता है कि वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो बबल्स निकल रहा है ये एक्चुअली हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब बहुत ही जलनशील होता है, आराम से कैच फायर करता है, ठीक है। तो ये उसका रिएक्शन था। अब उसी रिएक्शन को आप, इसी एक्सपेरिमेंट को आप रिएक्शन के तौर पे देखो, ठीक है। रिएक्शन है जब सोडियम से रिएक्ट करेगा इथेनॉल, जब सोडियम से रिएक्ट करेगा तो सोडियम एथोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन रिमूव करेगा, ठीक है। मतलब ये सोडियम से रिएक्ट किया तो ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया और सोडियम एथोक्साइड बनाया। ये जो आपका कंपाउंड बना वो बैलून्स को फुलाने में हेल्प करता है ये, ठीक है। और ये सिमिलर रिएक्शन मेटल का वाटर के साथ होता है, वाटर के साथ एसिड बनाने का, ठीक है। अब देखो दूसरा है एक रिएक्शन डिहाइड्रेशन टू फॉर्म इथीन, मतलब एक रिएक्शन है डिहाइड्रेशन वाला, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इसको पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसको हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, या फिर दूसरे तरीके से मतलब लैंग्वेज में पूछता है, डायरेक्ट आपको नहीं पूछेगा। इसमें क्या होता है, जब आप इथेनॉल को मतलब हॉट H2SO4 में डालोगे इस टेम्परेचर पे 443 केल्विन के टेम्परेचर पे, मतलब आप गरम H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें, सॉरी H2SO4 उसमें हॉट इथेनॉल में, हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 आप इथेनॉल में डाल दिए तो क्या होगा, उसमें रिएक्शन होगा और वो इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा,
किस में होगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका जो वाटर हो जाएगा पूरा खींच के निकल जाएगा। मतलब एक होता है ना कि जब आप धूप में जाते हो तो कैसा आपको लगता है कि अरे धूप से कहीं मतलब कहीं दूर ट्रैवल किए हो धूप में और धूप से आ रहे हो तो आपको कैसा फील होता है, डिहाइड्रेशन टाइप का नहीं फील होता है कि आपके शरीर का पूरा वाटर ही निकल गया, वही वाला रिएक्शन है ये। मतलब इथेनॉल में आप गरम गरम H2SO4 डालोगे तो वो पूरा मतलब डिहाइड्रेट कर देगा अल्कोहल को, वाटर उसका पूरा खींच निकालेगा और क्या बनेगा आपका, ईथीन बनेगा। वो ये डिहाइड्रेटिंग मतलब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है और इसमें अल्कोहल जो है अल्कीन में चेंज हो रहा है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखो ये जो अल्कोहल है, जो इथेनॉल है, वो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता। क्यों, आप जो लोग आज के यंग जनरेशन और भी जितने लोग हैं जो आराम से धड़ल्ले से अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, उसके लिए है ये कि वो कितना खतरनाक होता है। आप जब कंज्यूम करते हैं तो आपको कैसा लगता है, बड़ा रिलैक्स फील होता है। आप सोचते हो कि अरे पूरा टेंशन खत्म हो गया, रिलैक्स फील हो गया। वो रिलैक्स एक्चुअली रिलैक्स फील नहीं होता, वो आपके बॉडी को हार्म करता रहता है क्योंकि आपका ब्रेन का फंक्शन को वो स्टॉप कर देता है। मतलब आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को मतलब सोचने समझने की शक्ति आपका कम कर देता है, इसीलिए आप रिलैक्स फील करते हो क्योंकि आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। वो आपके आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। तो बहुत ही खराब इफेक्ट है इथेनॉल का, ठीक है। एक होता है मीथेनॉल जो इथेनॉल से भी ज्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। बहुत ही मतलब इथेनॉल से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है और आपको ब्लाइंड भी कर सकता है, इवन डेथ भी कर सकता है इसका स्मॉल क्वांटिटी कंज्यूम करने के लिए। इसमें क्या होता है कि मिथेनॉल आपका क्या होता है, आपके लीवर में जाके मिथेनॉल करके एक ऑक्सीडाइज कर देता है मिथेनॉल को, जो आपके सेल के साथ रिएक्ट करके उसको पॉइजनस बनाता है। तो मिथेनॉल तो और भी डेंजरस है। अब देखो डी नेचर अल्कोहल क्या होता है। अभी हम आपको बताएं कि इथेनॉल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो हम इंडस्ट्रीज पर्पज से यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो अगर हम इथेनॉल ऐसे ही बांटने लगे, अल्कोहल ऐसे ही बांटने लगे, तो जिसको पीने का आदत है वो क्या करेगा, वो यूज करने के बजाय साला घबरा करके गटक जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट क्या सोची कि उसको डीनेचर कर देते हैं, मतलब उसको उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं, मतलब उसको अनफिट फॉर ड्रिंक कर देते हैं, मतलब उसको ऐसा बना देते हैं ताकि उसको कोई पी ना पाए। तो उसमें क्या करता है, इंडस्ट्री पर्पस से यूज करने के लिए और सबसे सेफ करके रखने के लिए उसमें केमिकल्स मिला करके मिथेनॉल, हल्का सा मिथेनॉल मिला करके उसको पॉइजनस बना दिया जाता है ताकि वो लोग उसको पी ना सके। वो सिर्फ इंडस्ट्री पर्पस से यूज करने के लिए होता है। अब और उसमें डाई भी मिला दिया जाता है जो ब्लू कलर का होता है, तो वो मतलब उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो कैसे समझोगे कि वो डी नेचर हो गया, तो उसमें कुछ डाई भी मिला होता है जिसके कारण उसका कलर चेंज हो जाता है। तो कलर देख करके समझ में आ जाता है कि अच्छा ये अनफिट फॉर ड्रिंक है, मतलब ये डी नेचर अल्कोहल है। देखो अल्कोहल को हम किस किस चीज में यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छा फ्यूल का काम करता है, मतलब इजीली बर्न होता है, कंप्लीट कंबस्शन होता है इसका, एफिशिएंट एनर्जी देता है और एयर पोल्यूट नहीं करता। इसीलिए किसी किसी कंट्री में तो इसको मतलब पेट्रोल के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि ब्राजील और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि इथेनॉल को पेट्रोल की तरह यूज करते हैं। मतलब पेट्रोल रहेगा 90%, उसमें 10% इथेनॉल डालेंगे तो उसको हम बोलते हैं गैसोहोल। ये यूज करने का यही फंडा है कि मतलब इसको इसीलिए यूज करते हैं क्या, ताकि हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे, कम पोल्यूशन प्रोड्यूस करे और कंबस्शन भी अच्छे से हो, मतलब इफेक्टिव फ्यूल हो। मतलब आप इसको ऐसे समझो कि जैसे आप चाय पीते हो, चाय आपका हुआ मजेदार वाला, मस्त वाला, अच्छे वाला चाय। अब उसमें थोड़ा सा आप लेमन और मतलब लेमन मिला दो और थोड़ा सा लीफ मिला दो तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो वही वाला ये कॉन्सेप्ट है कि पेट्रोल में थोड़ा सा वो इथेनॉल डालने से वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और इफेक्टिव बन जाता है और इफेक्टिवली काम करता है। तो ये ब्राज़ील और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है जिसको हम गैसोहोल के नाम से जानते हैं। और ये इथेनॉल प्रिपेयर्ड कैसे होता है, ये फर्मेंटेशन ऑफ शुगर केन जूस जिसको मोलेसेस बोलते हैं। ये क्लास 8 में आप पढ़े होंगे इसका अल्कोहल का फर्मेंटेशन, मतलब अल्कोहल कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसी से बनता है। ये सारे थे इथेनॉल का डिटेल्स। चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में।
मतलब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इथेनोइक एसिड बना कैसे। हम लोग इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देख चुके हैं कि कैसे इथेनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में, यानी कि KMnO4 या K2Cr2O7 के प्रेजेंट में, तो वो क्या बनाता है, करस्पॉन्डिंग एसिड बनाता है, जिसको हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो अब इथेनोइक एसिड को हम कॉमनली एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। मतलब उसका एक इथेनोइक एसिड भी इसको बोलते हैं और इसको एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका अपीयरेंस है, ये कलरलेस लिक्विड होता है विथ स्ट्रॉन्ग विनेगर लाइक स्मेल। मतलब ये कलरलेस लिक्विड होता है और इसका स्मेल जो होता है स्ट्रॉन्ग विनेगर लाइक स्मेल होता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी, वाटर में ये पूरी तरह से सॉल्युबल होता है, आप इसको जितने भी प्रोपोर्शन में मिलाओ। विनेगर कंपोजिशन में इसका क्या है कि 5 से 8% इथेनोइक एसिड होता है वाटर में, वो विनेगर कंपोजिशन होता है जो हम लोग विनेगर यूज करते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 290 केल्विन है इसका। ये फ्रीज होता है कोल्ड क्लाइमेट में, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ग्लेशियल एसिटिक एसिड का मतलब कि उसमें वो प्योर एसिटिक एसिड नहीं होता, उसमें लेस देन 1% वाटर होता है। और इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्रीज जब होता है तो बिल्कुल ग्लेशियर का क्रिस्टल टाइप का शेप बनता है, उसको देखने में वैसा ही लगता है, इसीलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि ये फ्रीज होता है और उसकी तरह ग्लेशियर की शेप की तरह दिखता है। ठीक है, अब देखो एसिडिक नेचर इसका क्या है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि जो आप पढ़ रहे हो ये इथेनोइक एसिड, ये एक वीक एसिडिक एसिड है। क्यों? क्योंकि ये पार्सली आयोनाइज्ड होता है वाटर में। पार्सली आयोनाइज्ड होता है वाटर में, इसका क्या मतलब कि जैसे कि जब ये वाटर के साथ मिलता है तो ये पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाता, पूरी तरह से इसका सारा मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं हो पाता। ये किस पार्ट में ब्रेक होता है, ये ऐसे ब्रेक होता है, CH3COO- एक साइड हो जाएगा और दूसरा H+ आयन एक साइड हो जाएगा, तो वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं हो पाता, उसका पूरी तरह से आयंस उसका ब्रेक नहीं होता, कुछ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके ऐसे ही रह जाते हैं, इसीलिए ये वीक एसिटिक एसिड होता है। मतलब ये वीक एसिड होता है इसकी वजह से, ये क्योंकि ये पार्सली आयोनाइज्ड होता है, यानी कि पार्सली ब्रेक होता है, मॉलिक्यूल्स इसके पूरी तरह से ब्रेक नहीं होते हैं। वहीं HCl को अगर हम लेंगे तो वो फुल्ली आयोनाइज्ड होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है। मतलब ये जब वाटर के साथ मिलता है तो ये पूरी तरह से ब्रेक होता है, इसका आयंस पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। यानी कि HCl जब मिलता है तो वो कैसे ब्रेक होता है, ये H+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये एक मिनरल एसिड होता है। ठीक है, ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, मतलब फुल्ली उसका चार्ज पार्टिकल पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, इसमें कोई मॉलिक्यूल्स नहीं बचता, इसीलिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड एक वीक एसिड होता है और ये पार्सली आयोनाइज्ड होता है। तो समझ में आया कि क्या टर्म्स हुआ, पार्सली आयोनाइज्ड का मतलब क्या हुआ और कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब क्या हुआ। मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब वो कंप्लीटली ब्रेकअप हो जाता है, वाटर में जब जाता है वो बिल्कुल कंप्लीटली ब्रेकअप हो जाता है, दो आयंस में कंप्लीटली टूट जाता है, H+ और Cl- आयंस में, और इसका कोई मॉलिक्यूल्स लेफ्ट नहीं होता, इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है और ये वीक होता है। ठीक है, अब चलो इसका एक एक्टिविटी देखते हैं। आपके बुक में एक्टिविटी है 4.7 में, ये आपको इस एक्टिविटी से आपको ये पता करना है कि पहले तो ये पता करना है कि जो भी एसिड है वो या फिर जो भी कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। उसके बाद हमको पता जब ये चल जाएगा कि एसिडिक है कि बेसिक है, फिर हमको ये पता करना है कि कौन सा उसमें एसिडिक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस का है या वीक बेस के नेचर का है, ये हमको इस एक्टिविटी से पता चलेगा। तो इसमें आप दो टेस्ट ट्यूब ले लो, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, एक में HCl ले लो और एक में एसिटिक एसिड ले लो। ठीक है, फिर इसमें हमको टेस्ट करना है कि एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। तो वैसे तो हम लोग को पता है, लेकिन फिर हमको इसमें टेस्ट करना है कि कैसे टेस्ट करेंगे। तो लिटमस पेपर लो, लिटमस पेपर जब आप इसमें डीप करोगे तो दोनों ही रेड हो जाएगा, दोनों ही रेड हो जाएगा। अगर लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर आप इसमें डीप किए तो दोनों ही सॉल्यूशन में डीप करोगे तो दोनों ही रेड हो जाएगा, इसका मतलब एसिडिक नेचर का है। अगर रेड हुआ तो मतलब एसिडिक नेचर का है। ये तो कंफर्म हो गया कि दोनों सॉल्यूशन आपका, दोनों कंपाउंड जो है HCl और एसिटिक एसिड एसिडिक नेचर का है। लेकिन ये जान गए हम एसिडिक नेचर का है, लेकिन ये हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या वीक एसिडिक नेचर का है, ये भी तो पता करना है।
तो ये ब्लू लिटमस पेपर आपको ये नहीं बताएगा कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर का सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो आपको ये बता देगा कि ये सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। वो ये नहीं बता पाता कि वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है कि वीक एसिडिक नेचर का है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस नेचर का है कि वीक बेस नेचर का है। इसके लिए आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर और लिटमस पेपर में यही डिफरेंस है कि लिटमस पेपर जो है उसमें दो ही कलर होता है, ब्लू और रेड, ठीक है, और वो सिर्फ बताएगा कि वो एसिड या बेसिक नेचर का है, बस इतना ही बताएगा। और यूनिवर्सल इंडिकेटर का जो है डिफरेंट कलर होता है, मतलब रेनबो की तरह उसका मल्टीपल्स कलर होते हैं, और वो आपको बताएगा कि एक्चुअली में ये एसिडिक नेचर का है तो वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, या बेसिक नेचर का है तो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर लेकर के दोनों में आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर डालो। यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों चीज में आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पेपर के फॉर्म में भी आता है, तो उसको उसमें डालो। जब आप डालोगे तो HCl का जो है वो पॉइंट होगा आपका 1 से 2 तक में आएगा। 1 से, ये आपका pH स्केल है, 1 से 2 तक में इसका कलर आएगा, तो आप समझ जाओ pH वैल्यू आएगा, तो आप समझ जाओ कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड नेचर का है, ठीक है। और इसका जो है मतलब एसिटिक एसिड का जो है, इसका जब इसमें यूनिवर्सल पेपर कलर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर डालोगे तो आपका इसका 4 से 5 के रेंज में आएगा, तो ये इसका इंडिकेट करेगा कि ये वीक एसिडिक नेचर का है। तो इससे आप इन यूनिवर्सल इंडिकेटर से आप ये चीज़ पता कर सकते हो कि एक्चुअली में आप उसका कलर चेंज होगा तो आप उसको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है कि वीक मतलब एसिडिक नेचर का। तो डिफरेंस समझ में आया कि लिटमस पेपर का क्या रोल होता है और यूनिवर्सल इंडिकेटर का क्या रोल होता है। इस एक्टिविटी से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर का है, कौन वीक एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट मतलब ये एक्टिविटी आपका ये फाइंड कर लेगा कि कौन स्ट्रॉन्गर है और कौन वीक है। अब ये एसिटिक एसिड एक्चुअली कहाँ मिलता है, तो ये विनेगर में मिलता है, जो आप पिकल्स या चाउमीन सब बनाने में यूज़ करते हो, उससे ये मतलब आपका पिकल्स प्रोटेक्टेड रहता है और उससे टेस्ट भी अच्छा होता है। HCl आपको कहाँ मिलता है, HCl आपके स्टोमक में बनता है डाइजेशन पर्पज से, मतलब आपके फूड को डाइजेशन करने में हेल्प करता है। और pH इंडिकेटर जो होता है वो हम सॉइल टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं, फूड टेस्टिंग में भी यूज़ करते हैं, वाटर का क्वालिटी जानने के लिए यूज़ करते हैं, ये सब में इसका यूज़ होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ईस्टर कैसे बनता है, ये आपका एक्टिविटी है 4.8। तो इसमें क्या होता है, ईस्टर बनाने के लिए क्या प्रोसेस है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। एक में आप एक ही टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें आप इथेनॉल डालो 1 ml ऑफ इथेनॉल डालो, जो एक्चुअली एब्सोल्यूट अल्कोहल है। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है सेंस कहने का कि वो 100% अल्कोहल है, उसमें 1 भी % वाटर नहीं है, उसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कंटेंट है ग्लेशियल एसिटिक एसिड लो 1 ml। ग्लेशियल अभी बताए कि वो क्या होता है कि उसमें लेस देन 1% वाटर होता है, उसको हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। और वो ग्लेशियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो मतलब कोल्ड में वो जम जाता है, बिल्कुल ग्लेशियर की तरह उसका लुक आता है, इसलिए उसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो दूसरा कंटेंट हुआ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। फिर इसमें हम डालेंगे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डलाएगा इसमें, ठीक है। ये 3 चीज जाएगा, इथेनॉल 1 ml, फिर ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1 ml, फिर 2-3 ड्रॉप ऑफ ये कंसनट्रेटेड ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3 कंटेंट इसमें जाएगा। ये जो है कैटलिस्ट का काम करेगा इस रिएक्शन में। फिर इसको क्या करना है, और इसको बहुत ही केयरफुली मतलब परफॉर्म करना है, क्योंकि ये कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो रहा है, जो कि बहुत ही डेंजरस होता है, इसलिए ये हमेशा टीचर के प्रेजेंस में ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, ठीक है। फिर ये तीनों जब इसमें डाल दिए तो इसको क्या करना है, एक वाटर बाथ लेके, जैसे आप इस पे देख रहे हैं, वाटर बाथ लेकर के इसको जेंटली वार्म करना है, बॉयल नहीं करना, सिर्फ वार्म करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे, जब ये आप वार्म करोगे तो फिर आप उसको ऑब्जर्व करोगे, कुछ वेपर्स टाइप का निकलने का, वेपर्स टाइप का आपको निकलते हुए दिखेगा। तो आप इसको क्या करोगे, इसको किसी बीकर में डाल दोगे और फिर उसको अच्छे से सेक करके, फिर उसको जब थोड़ा सा पूरा गरम नहीं, जब थोड़ा सा हल्का कूल डाउन हो जाए, उसको केयरफुली अपने नोज के सामने ला करके उसको स्मेल करना। तो आपको पता चलेगा कि इसका स्मेल जो है बहुत ही प्लीजेंट स्मेल है, मतलब बहुत ही
फ्रूटी टाइप का, फ्रूट्स टाइप का स्मेल है। एक्चुअली जो हमारा परफ्यूम है, परफ्यूम वो स्मेल करता है, इतना अच्छा स्मेल क्यों करता है वो, एक्चुअली उसके पीछे केमिस्ट्री यही है कि वो ईस्टर होता है। ईस्टर का स्मेल बहुत ही स्वीट और फ्रूटी स्मेल होता है, ठीक है, जब ये फॉर्म होता है। तो यही प्रोसेस है ईस्टर का बनने का। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है आपका। ये आप उसका एक्सपेरिमेंट देखें तो आप इसका रिएक्शन देखो, जो ये आपका इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसको हम स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इथेनोइक एसिड, जिसको हम एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, वो रिएक्ट करता है इथेनॉल से एक कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। वो क्या बनाएगा, ईस्टर और वाटर निकालेगा। मतलब वो H2SO4 जो है वो कैटलिस्ट का काम करता है इसमें, ठीक है। और उसमें निकालेगा क्या, ईस्टर निकालेगा और वाटर निकालेगा। ईस्टर क्या हुआ, मतलब ये देखो ऐसे बनता है, CH3COO उधर वाला रह गया, ये वाला इसके साथ जुड़ गया, और ये OH और H ये दोनों वाटर के फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो ये ईस्टर बना। ये किसके प्रेजेंस में बना, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जो H2SO4 जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है कैटलिस्ट का, ठीक है। ये किस में यूज होता है, परफ्यूम्स को बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट में। फूड इंडस्ट्रीज में जो फ्लेवरिंग लाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, पाइनएप्पल का फ्लेवर या जो कैंडीज सब बनता है वो डिफरेंट फ्रूट्स के फ्लेवर का बनता है, वो ईस्टर का ही कमाल होता है। ओके, देखो अब ईस्टर हम लोग बना चुके हैं, अब उसका एक स्टेरिफिकेशन का रिवर्स रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन, ठीक है। स्टेरिफिकेशन का रिवर्स रिएक्शन जिसको हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं। सपोनिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि ईस्टर जो है वो रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस से, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, और ये जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो वापस से क्या बनता है, इथेनॉल बनता है और सोडियम इथेनॉइड बनता है, ठीक है। जब ईस्टर रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वापस से इथेनॉल बनता है और सोडियम इथेनॉइड बनता है। ये रिएक्शन जो है इसको हम सपोनिफिकेशन इसलिए बोले क्योंकि ये जो आपका बना, ये जो बना, ये एक्चुअली सोप बनाने का काम करता है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि ईस्टर एक सीड है सोप बनाने का। जब उसको हम वाटर के साथ मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वो एक्चुअली सोप का बनाने का काम करता है, ठीक है। तो अब ये रिएक्ट किया, ये इसको सपोनिफिकेशन क्यों बोले, क्योंकि सपोनिफिकेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सपो का मतलब लैटिन में होता है सोप, इसीलिए इसको हम सपोनिफिकेशन बोले, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ईस्टर रिएक्ट किया, एक केमिकल रिएक्शन के तहत ईस्टर रिएक्ट किया स्ट्रॉन्ग बेस से, और फिर ये अल्कोहल बनाया, यानी कि इथेनॉल बनाया, प्लस क्या बनाया, सोडियम इथेनॉइड, जो एक सोप होता है। मतलब हम इसको सोप इंडस्ट्रीज इसको आराम से सोप बनाने के फॉर्म में यूज करती है। तो समझ में आया कि क्या होता है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का जस्ट रिवर्स होता है सपोनिफिकेशन। देखो आप रिएक्शन को, केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होता है ना, आप एक फ्लो में याद तो करना पड़ेगा, ऐसे तो याद रखने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन आप उसको फ्लो में देखोगे तो एक ट्रिक होता है याद करने का, तो वो याद रहेगा। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े, पहले तो इथेनॉल बनाना सीखे, इथेनॉल जब बन गया तो फिर हम लोग ईस्टर बनाना सीखे, ईस्टर बना तो फिर उससे हम उसका रिवर्स करके ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन बनाए जिससे सोप बना। इस तरह से आप एक स्टोरी टाइप से याद रखने का ट्रिक यूज कर सकते हो अपने दिमाग में ये सारी रिएक्शन को फीड करने के लिए। और वैसे आपको उसके पीछे मेहनत तो करना पड़ेगा क्योंकि ये केमिस्ट्री है और इक्वेशन आपको याद रहना जरूरी है, क्योंकि इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब वो पूछेगा तो आपको इक्वेशन याद रहेगा तभी तो आप लिखोगे, ठीक है। तो ये था स्टेरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन के बारे में। चलो अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ बेस। मतलब आपको एसिड लेना है, उसमें बेस मिक्स करना है, फिर क्या होगा, पुफ, मतलब सॉल्ट और वाटर फॉर्म होगा। ये एक्चुअली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, इथेनोइक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, वो रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। सॉल्ट मतलब ये आपका सॉल्ट बना सोडियम इथेनोइड और ये बना वाटर। तो ये सिंपल है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख सकते हो कि आप एक बीकर लो, उसमें आप एस्टिक इथेनोइक एसिड डाल दो, फिर उसमें ये फिनोप्थलीन कलरलेस लिपिड होता है उसको भी डाल दो, और उसके बाद आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो। फिर उसका अगर कलर पिंक हो गया तो आप समझ जाओ कि वो न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब उसमें सॉल्ट और वाटर बन चुका है। तो ये सिंपल था एसिड बेस्ड रिएक्शन का, इसमें उतना कुछ खास समझने लायक नहीं। ओके,
0.9। इसमें क्या करना है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, एक डिलीवरी ट्यूब लेना है और एक बीकर लेना है। 3 चीज़ ले लिए। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, आपको इथेनोइक एसिड लेना है। 2 ml ऑफ इथेनोइक एसिड इसमें डालो, जो डाइल्यूट इथेनोइक एसिड होता है, और सोडियम कार्बोनेट लेना है। सोडियम कार्बोनेट आप इसको 1 चम्मच डालो। जैसे आप इस दोनों को मिक्स करोगे, फिर इसको स्टॉपर से स्टॉप कर दो, इसके माउथ को स्टॉपर से स्टॉप कर दो, और वो स्टॉपर ऐसा होना चाहिए जो डिलीवरी ट्यूब उससे पास कर रहा हो। जब इसको स्टॉप करोगे तो इसमें रिएक्शन होगा और एक बबल्स टाइप का हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और बबल्स टाइप का प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये गैस जब इसमें पास होगा तो ये जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, जैसा आपको इसमें दिख रहा है। ऐसा क्यों? ये प्रूफ हो, जब ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा तो मतलब ये प्रूफ हो जाएगा ये जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब ये रिएक्शन होता है, मतलब इथेनोइक एसिड जो वीक एसिड है, जब रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट से, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये कैसे प्रूफ होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, ये ऐसे पता चलेगा जब वो लाइम वाटर से पास करेगा ना, तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। लाइम वाटर एक कलरलेस क्लियर सॉल्यूशन होता है, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आएगा तो वो मिल्की टाइप का फॉर्म देखेगा। मतलब आपका ऐसा रिएक्शन होगा, ये लाइम वाटर का हुआ CaOH होल ट्वाइस। अब इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होगा, ठीक है, तो ये बना देगा आपको कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बना देगा, ठीक है, और वाटर निकाल देगा, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब एक चॉक लाइक वाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए ये लाइम वाटर मिलके दिखता है। ये रिएक्शन आपको दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर, जब इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे पास करेगा तो ये आपका बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर रिमूव हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो कि एक वाइट प्रेसिपिटेट होता है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, जिसकी वजह से ये लाइम वाटर जो होता है मिल्की टाइप का दिखता है जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर से पास होता है। तो सेम रिएक्शन आप परफॉर्म करोगे जब आप ये वही रिएक्शन सेम परफॉर्म करोगे, मतलब जो प्रीवियस वाला रिएक्शन था सेम परफॉर्म करोगे, बस यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की जगह आप यूज़ करोगे क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर सेम रिएक्शन परफॉर्म करोगे और मतलब सब इथेनोइक एसिड रहेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा और लाइम वाटर इधर रहेगा। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही पास होगा तो लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। तो ये प्रूफ होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। तो अब ये रिएक्शन आप देख लिए, आप इसका एक्सपेरिमेंट देख लिए, तो अब इसका रिएक्शन देखो। रिएक्शन में क्या है कि जब इथेनोइक एसिड एक वीक एसिड होता है, रिएक्ट करता है मेटल से जो कि सोडियम कार्बोनेट है, या फिर मेटल से जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यानी कि जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, तो क्या फॉर्म करता है, साल्ट फॉर्म करता है और वाटर फॉर्म करता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है। और वो मतलब ये जो गैस प्रोड्यूस होता है ना, वो इंफॉर्मेटिव साउंड के साथ प्रोड्यूस होता है, जो आपको विजिबल दिखेगा। बैलेंस इसका इक्वेशन क्या है इसका, ये हुआ एसिटिक एसिड, यानी कि जिसको हम इथेनोइक एसिड बोले, और इसमें सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, ये सॉल्ट बनाया, वाटर बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया। सेम रिएक्शन हम इधर इसको देखेंगे, जब हाइड्रोकार्बन से ये रिएक्ट करेगा तो फिर ये सिर्फ एक सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो इसमें क्या है, ये आप बबल साउंड के साथ ऑब्जर्व करोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, जैसे आपको हम पीछे एक्सपेरिमेंट में दिखाए थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, ठीक है। और फिर ये लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। जैसे ही लाइम वाटर को मिल्की बनाया, मतलब कंफर्म हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस पास हुआ है, मतलब निकला है उससे, जो डिलीवरी ट्यूब से पास हुआ है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर से रिएक्ट करता है तो वो लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। लाइम वाटर मिल्की नहीं होता, वो एक कलरलेस क्लीन लिक्विड होता है, लेकिन जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से पास करता है तो वो एक वाइट प्रेसिपिटेट छोड़ देता है, जिसको वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि इनसॉल्युबल है वाटर में, जो मिल्की टाइप का दिखता है क्योंकि वो वाइट प्रेसिपिटेट बैठ जाता है, ठीक है। ये जो ये हुआ बेकिंग सोडा भी इसको बोलते हैं, ये एसिड बेस ट्रिट्रेशन एंड गैस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और CO2 डिटेक्शन हेल्प करता है एसिड और न्यूट्रल सब्सटेंस को मतलब फाइंड करने में। बेकिंग सोडा हम यूज़ करते हैं किस में,
बेकिंग सोडा किस चीज़ में और यूज़ कर, एंटासिड होता है। एंटासिड एक ऐसा होता है जो हमारे पेट में जो गैस बनता है ना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, और CO2 गैस रिलीज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका था ये वाला रिएक्शन जो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा था एसिटिक एसिड के साथ। तो दोनों रिएक्शन को आपको बता दिए और उसका एक्सपेरिमेंट भी आपको बता दिए। चलो अब हम लोग और एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, एक और एक्टिविटी को देखते हैं। इसमें आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। दोनों में आप 10-10 ml वाटर डाल दो, दोनों में आप 10-10 ml वाटर डाल दो, फिर दोनों में आप ऑयल डालो, ठीक है, ऑयल डाल दो। फिर क्या देखोगे कि ऑयल क्या होता है कि वाटर पे आपका फ्लोट करेगा, डेंसिटी की वजह से ऑयल वाटर पे फ्लोट करेगा, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना है कि टेस्ट ट्यूब बी में आपको सोप सॉल्यूशन डालना है, सोप सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब बी में डालना है, ठीक है। जब आप सोप सॉल्यूशन डालें फिर उसको पूरे अच्छे से सेक करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब को अच्छे से 30 सेकेंड के लिए सेक करो। जब अच्छे से वो सेक हो जाए फिर उसको कांस्टेंट रखो। फिर क्या देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि एक में जो है वो ऑयल मिक्स नहीं हुआ, वो अभी भी ऑयल मतलब थोड़ी देर आप उसको रहने दोगे तो एक अभी भी ऑयल उसका ऊपर ही फ्लोट करेगा, लेकिन एक में जो है ऑयल मिक्स रहेगा। ये एक्चुअली क्या फंडा है, ये एक्चुअली इमल्सिफिकेशन है। मतलब दूसरा जो टेस्ट ट्यूब बी है इसमें सोप सॉल्यूशन जो है वो इमल्सिफिकेशन का काम कर रहा है, इमल्सिफायर की तरह काम कर रहा है। मतलब देखो ऑयल जो होता है नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर रीजन का होता है, मतलब उसके पास चार्ज नहीं होता, चार्ज पार्टिकल नहीं होता। लेकिन वाटर जो है वो पोलर रीजन का होता है, मतलब उसके पास पार्शियल चार्ज पार्टिकल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसकी वजह से ही ऑयल जब वाटर के साथ जाता है ना तो वो मैच नहीं खाता और वो उस पर फ्लोट करता है। लेकिन जब हम उसमें सोप डालते हैं तो सोप सॉल्यूशन जो है इमल्सिफायर का काम करता है, मतलब वो ऐसे मिक्सचर को मिक्स करके रखता है, वो स्प्रेड करके रखता है एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन के साथ कि वो कभी एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। तो इसी फॉर्म को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो उसमें क्या होता है कि सोप सॉल्यूशन इमल्सिफिकेशन का काम करता है, जिसमें जो दूसरा वाला सेक करके हम लोग रखते हैं उसमें वाटर वो ऑयल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वाटर के साथ मिक्स होता है और वो लंबे समय तक वो मिक्स रहता है। आप जब उसको कांस्टेंट पे रखोगे तो वो लंबे समय तक मिक्स रहेगा। और इस दोनों में जब दोनों को शांत रखोगे तो ये वाला पहले ऊपर आ जाएगा, इसमें ऑयल पूरी तरह से ऊपर फ्लोट करेगा लेकिन इसमें मिक्स रहेगा। ये इमल्सिफायर का काम करता है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी था कि कैसे वाटर और जब वाटर और ऑयल को डालते हैं तो वाटर ऊपर फ्लोट करता है, लेकिन जब उसमें सोप सॉल्यूशन डालते हैं तो वाटर सोप सॉल्यूशन जो होता है वो इमल्सिफायर का काम करता है और वाटर और ऑयल ड्रॉपलेट्स को मिक्स कर देता है, मतलब उसका वो ऑयल ड्रॉपलेट्स को ब्रेक कर देता है छोटे छोटे पार्ट्स में, वो स्प्रेड हो जाता है वाटर में और वो मिक्स होकर के रहता है, वो एक इमल्सिफायर का काम करता है। मतलब आप बोल सकते हो कि एक सोप सॉल्यूशन ब्रीज का काम करता है ऑयल और वाटर को पकड़ने में, मतलब उसके पास दोनों चीज़ होता है, वो पोलर रीजन भी नॉन पोलर रीजन भी, तो वो एक दूसरे से पकड़ के रखता है, ठीक है। अब इसी को एज ए हम लोग देखेंगे कि सोप कैसे सोप हमारे क्लोथ्स को या कोई भी डर्टी चीज़ को साफ करता है। देखो इसमें क्या होता है कि जब हमारा हैंड या फिर मतलब हमारा हैंड या कोई भी पार्ट गंदा होता है, मतलब ग्रीसी होता है, तो हम उसमें क्या करते हैं सोप अप्लाई करते हैं, आराम से वो ग्रीस निकल जाता है। देखो ऐसा क्यों, पहले तो इसमें समझो कि मोस्ट डर्टी जो होता है, जितने भी गंदगी होते हैं वो एक्चुअली ऑयली नेचर के होते हैं, ठीक है। और ऑयली जो होता है, जो ऑयल होता है वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। वो क्यों, क्योंकि ऑयल जो होता है वो नॉन पोलर होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जो वाटर होते हैं वो पोलर होते हैं, उसमें दोनों तरह के चार्ज होते हैं ना, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के चार्ज होते हैं। तो जब प्लेन वाटर हो उससे हम गंदगी को धोते हैं, मतलब ऑयली और चिपचिपा चीज़ को धोते हैं, तो वो ईजिली हमारे हैंड को क्लीन नहीं कर पाता, तो उसके लिए हमको सोप यूज़ करना पड़ता है। तो सोप क्या होता है, सोप एक्चुअली किससे बना होता है, सोडियम और पोटेशियम साल्ट से बना होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि सोडियम और पोटेशियम का वो लॉन्ग चेन का एसिड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोप मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, 2 पार्ट होता है, एक आयनिक एंड होता है जिसको हम हेड बोलते हैं, आयनिक एंड होता है जिसको हम हेड बोलते हैं, और एक कार्बन चेन एंड होता है जिसको हम टेल बोलते हैं। जो आयनिक एंड होता है, मतलब जो हेड पार्ट होता है, वो वाटर लविंग होता है, उसको हम हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। और जो कार्बन चेन एंड होता है जिसको हम टेल बोलते हैं, वो ऑयल लविंग होता है, मतलब वो वाटर लविंग नहीं, ऑयल लविंग होता है, मतलब वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब उसको वाटर से डर लगता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये एक मिसाइल का फॉर्म करता है, मिसाइल। अब मिसाइल क्या होता है, जो सोप वाला पार्ट होता है उसमें 2 एंड बताए, एक हेड और एक टेल। तो जो हेड वाला पार्ट है
वो वाटर लविंग होता है, और जो टेल वाला पार्ट है वो ऑयल लविंग होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हेड वाला पार्ट है वो बाहर की साइड रहता है, और जो टेल वाला पार्ट है वो ऑयल से जाकर के चिपक जाता है, जो जितने भी डंडे या डर्टी चीज होते हैं ना उससे चिपक जाता है। तो जब हम सोप अप्लाई करते हैं अपने क्लोथ्स पे वॉश करने के लिए, तो वो एक मिसाइल का फॉर्मेशन करता है, मतलब जो उसमें गंदगी होती है एक्चुअली, तो उसमें वो एक सर्किल टाइप का बना देता है, जिसमें हेड वाला पार्ट वाटर से चिपका रहता है, और जो टेल वाला पार्ट है उसमें डर्ट जो गंदगी होता है क्लोथ्स का वो उसमें जाकर के फंस जाता है। तो वो एक फंस करके एक सर्किल का क्रिएट कर देता है। तो उसमें जब ऐसा होता है, तो जब हम लोग कपड़े धोते हैं ना, रगड़ते हैं या उसको पटकते हैं, तो वो मिसाइल जो सर्कुलर स्पेस मतलब टाइप का बना रहता है, वो धीरे 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 करके वाटर के साथ रिमूव हो जाता है। तो ये लॉजिक है कि हमारा क्लोथ कैसे साफ होता है। मतलब इसमें एक वो आपका जो सोप सॉल्यूशन हुआ वो इमल्सन का काम किया। इमल्सन अभी हम आपको बताएं कि वो क्या होता है, कि दो मॉलिक्यूल्स को मिक्स करके रखता है, स्प्रेड करके रखता है, जो आपस में मिल नहीं सकते। जैसे ऑयल और वाटर कभी मिल नहीं कर सकते ना, आप उसको मिक्स करोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप सोप सॉल्यूशन डालोगे तो वो मिक्स करेगा, वो इमल्सर का काम करेगा, मतलब ब्रिज का काम करेगा, दोनों को मिक्स करके रखने के लिए थोड़ी देर के लिए वो होल्ड करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने कपड़े को साफ कर पाते हैं। ये मिसाइल का फॉर्मेशन इसी वजह से हम साफ करते हैं। तो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब हम सोप सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं अपने डर्टी क्लोथ्स पे, तो जो उसमें गंदगी होती है, ऑयली वाला गंदगी होता है, जनरली गंदगी जो भी होती है वो ऑयली नेचर का होता है। ठीक है, तो जब हम उस पर अप्लाई करते हैं तो वो हेड वाला पार्ट वाटर के सेक्शन में रह जाता है, और जो टेल वाला पार्ट है वो गंदगी के साथ चिपक जाता है, बिल्कुल ऐसे, और वो गंदगी को अपने अंदर एक सर्किल बना करके घेर लेता है। फिर वो सर्किल बन बन के जब हम उसको रगड़ते हैं या साफ करते हैं, वो वाटर के साथ और रिंज करते हैं, तो वो वाटर के साथ ही निकल जाता है। तो ऐसे हमारे क्लोथ्स को साफ कर लेते हैं हम लोग। तो समझ में आया मिसाइल क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसका कॉन्सेप्ट यही है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आपका एक्टिविटी है 4.11। इस एक्टिविटी में आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, मतलब इसमें हम चेक करेंगे कि किसमें फॉर्म्स बेटर बनता है। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लो, दोनों में डिस्टिल, एक में डिस्टिल वाटर लो मतलब सॉफ्ट वाटर लो, और एक में हार्ड वाटर लो, मतलब नल से लो, चापाकल से लो, किसी ट्यूबवेल से लो, बोरवेल से लो, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं, जैसे कि झील का पानी हुआ वो सॉफ्ट वाटर हुआ, या फिर डिस्टिल वाटर हुआ वो सॉफ्ट वाटर हुआ, रेन वाटर हुआ, ये सब सॉफ्ट वाटर हुआ। तो 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक में सॉफ्ट वाटर एक में हार्ड वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, दोनों में आप सोप सॉल्यूशन मिला दो, दोनों में आप क्या करो, सोप सॉल्यूशन मिला दो, और उसको अच्छे से सेक करो। जब दोनों को अच्छे से सेक करोगे 30 सेकेंड तक, फिर उसको देखो, फिर ऑब्जर्व करो, और आप चेक करो कि किसमें मतलब फॉर्म जो होता है, फॉर्म मतलब किसमें फॉर्म ज़्यादा बना हुआ है। ठीक है, किसमें फॉर्म ये झाग ज़्यादा बना हुआ है, ये आप ऑब्जर्व करो। तो आप देखोगे कि जो सॉफ्ट वाटर है उसमें ये जो फॉर्म है वो ज़्यादा बना होता है, लेकिन जबकि हार्ड वाटर है इसमें ये फॉर्म नहीं बना होता है। ऐसा क्यों, वो इसलिए क्योंकि हार्ड वाटर में जो है ना वो एक स्कम फॉर्म कर देता है, स्कम मतलब प्रेसिपिटेट टाइप का फॉर्म कर देता है, इसीलिए हार्ड वाटर में वो आपका सोप अच्छे से काम नहीं करता, क्योंकि वो एक वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है ड्यू टू कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस वाटर के साथ रिएक्ट करके उसका फॉर्म मतलब वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है, मतलब उसमें झाग क्रिएट नहीं कर पाता। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, वो एक में हार्ड और सॉफ्ट लिए थे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब जो उसमें तो अच्छे से फॉर्म क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप फिर से 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक में आप दोनों में हार्ड वाटर लो। ठीक है, अभी दोनों में आप हार्ड वाटर लो। ठीक है, कहीं से भी हार्ड वाटर, कहीं से भी आप लो, बोरवेल ट्यूबवेल किसी से भी हार्ड वाटर लो। अब इसमें क्या करो, एक में आप सोप सॉल्यूशन डालो, इसमें एक में आप सोप सॉल्यूशन डालो, और एक में आप डिटर्जेंट सॉल्यूशन डालो। ठीक है, तो अब आप उसको सेक करो अच्छे से अब उसके बाद ऑब्जर्व करो कि किसमें फॉर्म ज़्यादा फॉर्म हुआ, मतलब किसमें झाग ज़्यादा बना, ये आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप 30 सेकेंड इसको अच्छे से वाइगरसली करोगे तब आपको पता चलेगा। तो आप देखोगे ये डिटर्जेंट वाला जो है, ये सोप वाला तो जब आप डाले तो वो वाइट प्रेसिपिटेट छोड़ दिया, स्कम जिसको बोलते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट बोलते हैं, वो छोड़ दिया, वो उसमें झाग ज़्यादा नहीं बनेगा, मतलब फॉर्म ज़्यादा नहीं बनेगा। लेकिन दूसरा वाला जो है जिसमें हम डिटर्जेंट यूज़ किए हैं उसमें फॉर्म बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो डिटर्जेंट होता है ना, इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम वाला चक्कर उसमें सॉल्युबल होता है, और वो उसको मिक्स करके वो स्कम नहीं बनने देता। लेकिन इसमें जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम का जो चक्कर होता है उसकी वजह से वो रिएक्ट करके स्कम बना देता है, मतलब वाइट प्रेसिपिटेट बना देता है। तो एक्चुअली क्या होता है
कि क्यों डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन सोप जो है हार्ड वाटर में अच्छा परफॉर्म नहीं करता। वो उसका यही रीज़न है कि जब हम सोप को मतलब हार्ड वाटर्स में यूज़ करते हैं तो उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो होता है वो साल्ट की वजह से रिएक्ट करके वो वाइट प्रेसिपिटेट या स्कम्प बना देता है, ठीक है। लेकिन जब हम जब डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं और इसकी वजह से ही मतलब ये जो स्कम्प बनता है इसकी वजह से ही मेरा जो जिद्दी दाग होता है वो सोप की वजह से नहीं धुलता अगर वो वाटर हार्ड होता है तो। लेकिन जब हम उसकी जगह पे डिटर्जेंट यूज़ करते हैं जो एक बहुत ही बेहतरीन क्लीनिंग एजेंट है, ये सोडियम साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और अमोनियम साल्ट ऑफ स्पेशल चार्ज दोनों मतलब इस दोनों से बना हुआ है और इसमें स्पेशल चार्ज होता है, ठीक है। इस चार्ज की वजह से ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्कम्प जो होता है फॉर्म करने नहीं देता है, जिसकी वजह से ये अच्छे से काम करता है हार्ड वाटर में भी, मतलब वो हार्ड वाटर को भी हरा देता है। लेकिन दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि सोप जो है वो बायोडिग्रेडेबल है और डिटर्जेंट जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो आपके मतलब इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। ये एक प्रॉब्लम है। हालांकि दोनों ही लॉन्ग कार्बन चेन से बना हुआ है, लेकिन डिटर्जेंट का एक ये ड्रॉबैक है कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों में था कि क्यों हार्ड वाटर में डिटर्जेंट बहुत अच्छा काम करता है और सोप अच्छा काम नहीं करता, क्योंकि डिटर्जेंट वो कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला साल्ट वाला प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है, वो अच्छे से सॉल्युबल होता है और वो झाग प्रोड्यूस करता है। लेकिन सोप जो होता है सॉफ्ट वाटर वाला जो होता है सोप, जब उसको हार्ड वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से वो वाइट स्कम्प फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये आपका था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पूरा कंप्लीट चैप्टर आज के चैप्टर के बेसिस पे, और मतलब आज के क्लास के बेसिस पे आपके लिए 2 क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चन को आप ईमानदारी से ऑनेस्टली अटेम्प्ट लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन है राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग द कंडीशन फॉर द रिएक्शन इन ईच केस। आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, ये केमिकल रिएक्शन बताना है वो कंडीशन के साथ, उस रिएक्शन का कंडीशन के साथ। तो पहला रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ इथेनोइक एसिड, मतलब इथेनॉल का इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन क्या है वो लिखना है और उसका रीज़न बताना है, ठीक है। फिर दूसरा है ईस्टर बेस के साथ, मतलब ईस्टर का जो रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वो रिएक्शन लिखना है, उसका रीज़न लिखना है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ इथीन फ्रॉम इथेनॉल, मतलब इथीन का फॉर्मेशन इथेनॉल के साथ कैसे होता है वो आपको रिएक्शन लिखना है विथ रीजन के साथ। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन ए सोप इज डिजॉल्व इन वाटर, जब सोप को हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं द सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म स्ट्रक्चर, सोप मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। व्हाट आर दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं। ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर का आपको लेवल डायग्राम बनाना है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट लेने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपको हम ऑलरेडी चैप्टर सारा बता चुके हैं और आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर पाओगे। वैसे भी मैंने आपको बोला था कि बोर्ड में जो होता है ना डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट करके क्वेश्चन को ट्विस्ट करके बताता है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली समझ पाओगे और आंसर भी कर पाओगे। तो आज का क्लास यहीं तक था। हम कार्बन कंपाउंड का पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो जब आए तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।